नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि सिंह आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल राज्य पटना में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम सेकेंड ईयर के लिए बात कर रहे थे और सेकेंड ईयर में हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम जब जाते लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे थे विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। हमने उसके बारे में कुछ चीजें सीखी थी और कुछ चीजें हमारे सीखनी बाकी थी। ठीक है। आपने क्या सीखा था, मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ कि बाई चांस मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है, सोल्व की जैसा लिख दिया। आपको इक्वेशन दे दी डी प्लस टू। ठीक है जी। और आगे लिख दिया अपने पास डी माइनस वन का होल क्यूब, बाहर कर्ली ब्रैकेट बना दिया और y लिख दिया इज इक्वल्स में 0 लिख दिया। इस बात को अपन समझते हैं। ठीक है। ये d क्या है आपके पास, ये जो d आपके पास आ रहा है उसका मतलब है यहाँ पर d अपॉन में dx। हमने ये बात की थी। ठीक है जी। ये अपन ने बात की थी लास्ट लास्ट जो लेक्चर था उसमें बात की थी ना। हम इसको बोल सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, क्योंकि डी के साथ में कोई वेरिएबल हमारे पास नहीं है ना, एक्स नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास, इसलिए ये हमारे पास ही रहेगा। हमने बात की इसका सीएफ कैसे निकालते हैं, है ना। इसका सीएफ निकालने के लिए हमने कहा था कि भैया आप इसकी बनाइए ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ठीक है जी। सहायक समीकरण। सहायक समीकरण में हमने कहा था कि आपको रखना है डी की जगह रखना है एम। ठीक है। और y की जगह आपको रखना है 1। ठीक है। और राइट हैंड साइड में आपको रखना है 0। ये हमने कहा था। हम रख के देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास। m प्लस टू आ जाएगा, डी की जगह हम रखेंगे तो आगे क्या हो जाएगा m माइनस वन होल क्यूब ब्रैकेट वन। यहाँ पर y की जगह हो जाएगा 1 और राइट हैंड साइड में से 0। हमारे को क्या मिला, ये इक्वेशन मिली। हम इसको सोल्व करेंगे, है ना। m प्लस टू m माइनस वन होल क्यूब इज इक्वल्स में 0। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे को m की वैल्यू क्या मिलेगी, हमको यहाँ से मिलेगी -2। ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगी हमारे को वैल्यू 1 1 और 1, ये आपको m की वैल्यू मिलेगी। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था थोड़ा सा उसको अपन देख के रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा था, है ना। अगर हमारे पास ये रिवीजन में बता रहा ना, m की अलग अलग वैल्यूज आती। जैसे मान लो m की एक वैल्यू m1 आ गई, एक आ गई m2 आ गई, एक आ गई m3 आ गई। ठीक है। अच्छा ये छोड़िए, मैं एक वैल्यू बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, है ना। हमारे पास मान लेते हैं m की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 आ गई, -1 आ गई, 3 आ गई। ये तीन अलग अलग वैल्यूज है। तो जो हमारा जो CF बनेगा, आपने क्या सीखा था, आपका जो CF बनता है वो ऐसा बनता है C1 e टू पावर mx, कुछ ऐसा बनता है ना। तो m यहाँ पर ये रहेगा C1 e की पावर m1, पहला m कितना हमारे पास 2, ये हो जाएगा x। प्लस हम बात करेंगे आगे C2 e टू पावर m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1। ठीक है। ये आ जाएगा x प्लस C3 e टू पावर 3x, ये ऐसा हो जाएगा। ये m की वैल्यू डिसाइड करती है ना। तो हम अगर बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर m की वैल्यू ऐसे आती है तो हम ये लिखते हैं। ठीक है। एक केस मैंने और बताया था आपको कि क्या कहा था अपन, इफ m की वैल्यू मेरे पास आ गई -3 माइनस, दोनों सेम आ गई, तब क्या करोगे। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर सेम वैल्यू आती है तो हम लिखते हैं C1 प्लस C2x। ये आप लिखेंगे दो वैल्यू सेम इसलिए, है ना। और यहाँ आ जाएगा e टू पावर m, जो आपके पास वैल्यू आई, कितनी आई वैल्यू आपके पास 3x आई है। ठीक है जी। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर तीन वैल्यूज होती है तो आप क्या लिखते हैं, जैसे आप मान लो कि एक और केस बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इफ m इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 2 2 2, ऐसे m की तीन वैल्यू है मेरे पास और तीनों इक्वल आई। तो जो हमारा CF मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। तीन वैल्यू है इसलिए आप x स्क्वायर तक जाएंगे और ये आ जाएगा e टू पावर mx। m की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 2 है और ये हो जाएगा x। बात समझ में आ गई। तो ये तीन केसेस हमने बात करी। एक केस हमारे पास ये था, सेकंड केस हमारे पास ये है,
और थर्ड केस हमारे पास ये है। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक केस और बच रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट होगा क्या आएगा। जैसे m की वैल्यू आपके पास आ गई अल्फा प्लस आल्टा बीटा, अगर ऐसे आ गई प्लस में से एक साथ आएगा ये हमारे पास, है ना। अगर आपके पास m की वैल्यू जैसे आ गई तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आपका जो CF है वो आप लिखेंगे e टू पावर अल्फा एक्स, ये आपका बाहर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, आप ये लिखेंगे। ठीक है जी। ये आपको मेरे ख्याल से समरी पूरी समझ में आ गई हुई। अगर नहीं आ रही है तो लास्ट वाला लेक्चर से आप जरूर देखिएगा और लास्ट वाले लेक्चर से आप थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पैटर्न चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास एम की यहाँ पर 3 वैल्यू तो सेम है और एक वैल्यू अलग है। ठीक है, तो हमारा जो CF मिलेगा वो क्या मिलेगा वो अपन देख लेते हैं। हमारा जो CF मिलेगा वो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, C1 e टू पावर m1, क्या वैल्यू हमारे पास 2 है, हो गया। फिर प्लस हम करेंगे। अब हमारे पास 3 वैल्यू सेम है ना, तो हमारे पास 3 क्वेश्चन एक साथ लिख देंगे अपन। कैसे लिखेंगे, C2 प्लस C3x प्लस C4 एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई। और m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, e टू पावर m की वैल्यू 1 है, 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम CF निकालते कैसे। ठीक है, तो इस CF निकालने का सबसे छोटा सा एकदम शॉर्टकट तरीका अपने पास है। आप m की वैल्यू निकालिए और आपका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं और आगे देखते हैं CF और कैसे निकलेगा ना। एक क्वेश्चन मैंने और लिखा, क्वेश्चन नंबर हमने लिख दिया 2। ठीक है, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या ले भैया, हाँ ये लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4D प्लस 4, यहाँ लिख दिया y, और इज इक्वल से मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, साइन 2x लिख दिया, है ना। अभी मेरा फोकस जो है सिर्फ CF निकालने पर है ना। हम CF के बारे में बात कर रहे हैं, 4CF। हम अभी PI के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं CF के लिए। CF के लिए पहला काम क्या आपका, आप बनाते हो सहायक समीकरण। क्या बनाते हैं, सहायक समीकरण बताते हैं। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके लिए अपन क्या करते हैं बोलिएगा, हम इसके लिए करते हैं d की जगह रखते हैं हम m, और y की जगह हम रखते हैं 1, और अपन RHS को करते हैं भैया 0। ये हम 3 काम करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन में, आप आइएगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा y की जगह 1 है और RHS में क्या हो जाएगा 0। आप इसका फैक्टर करेंगे, है ना। फैक्टर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, m माइनस 2 का ये क्या मिल जाएगा, होल स्क्वायर मिल जाएगा, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब आपको m की क्या वैल्यू मिली, 2 और 2 मिली। अब वापस से याद कीजिएगा, जब आपको m की जो इक्वल वैल्यू मिलती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, देखा आपने, ये रहा इक्वल वैल्यू के लिए C1 प्लस C2x, ये सही तो होता है ना। हम इसके लिए यही काम करते हैं। तो हम वापस आते हैं नीचे। ठीक है, आपको यहाँ पर इसकी इक्वल वैल्यू मिली, 2 मिली। तो आपका जो CF है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका CF, आपका जो CF है वो हो जाएगा C1 प्लस C2x e टू पावर m की वैल्यू हमारे पास 2 है और ये हो जाएगा x। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अब हम बात करते हैं 4PI। ठीक है, अब हम PI के बारे में बात करेंगे। PI थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, डिफिकल्ट तो क्या रहेगा, इसमें कुछ रूल्स है वो आपको याद रखने पड़ेगा। PI का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं। अब एक्चुअली में होगा क्या, आपके पास ये होगा कि जो क्वेश्चन है ना वो इस फॉर्मेट में होगा, एफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स, और यहाँ पर आपको मैं कुछ कह दूं कि यहाँ पे लिख दिया मैंने क्यू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो क्या समझ में आ रहा है
कि डी का कोई फंक्शन होगा और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा, है ना। और जो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। आपके पास इसका सॉल्यूशन सी रहेगा y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपने निकालना सीखा, हम बात करने वाले हैं पी आई निकालने के लिए, ठीक है। फिर बाद में इसका समराइज करके एक साथ पूरा काम करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेथड फॉर फाइंडिंग सी आई। मेथड फॉर फाइंडिंग सॉरी पी आई के बारे में बात करते हैं, है ना। हम पी आई ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट केस, है ना। इफ जो हमारा Q है, Q का मतलब मैं बात करूँ कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड में आ रहा है वो Q है ना, वो जो है आपके पास हो जाए e की पावर ax, ये हो जाए, ठीक है। e की पावर ax हो जाए तो आप क्या करोगे, है ना। तो आप क्या करेंगे सिंपली, पहली बात तो आपका पीआई का एक फॉर्मेट है वो आपको याद रखना है। फॉर्मेट क्या आपके पास कि आपका जो पीआई है वो निकलेगा आपके पास, आपका जो पीआई है वो फॉर्मेट है आपके पास 1/f/d ऐसा लिखेंगे आप, और इंटू में आप लिखेंगे क्यू। ये तो आपका पीआई का फॉर्मेट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा और हर क्वेश्चन में आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया। अब अपन आगे आते हैं, वाइट ही चलने देते हैं ना, इंक तो अच्छा लग रहा वाइट। अब क्या करेंगे कि अगर आपके पास ऐसा होता है तो आप डी की जगह क्या रखेंगे, डी की जगह आप रखेंगे ए। ए कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, क्लियर है। बस शर्त ये है कि जो आपने जो अपोन में लिखा है एफ डी वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर अपोन में जीरो आ गया तो वो तो इनफाइनाइट चला जाएगा, इसलिए अपन बात करने वाले हैं कि डी की जगह आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? अगर जीरो होता है तब भी हमारे पास एक केस रहेगा, हम उसको लिखेंगे थोड़ी देर बाद। इससे पहले अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जीरो होगा तो क्या करेंगे वो भी अपन देख लेते हैं, चलो करवा ही देते हैं, है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये तो आपका पहला केस था कि अगर एफ डी की वैल्यू जीरो नहीं है तो क्या, है ना। अगर मैं अभी बात कर लूं इफ आपने केस लिखा और डी की जगह आपने ए रखा, और अपन कह सकते हैं कि सर हमारे पास एफ डी की जो वैल्यू है वो आ गई जीरो। अब क्या करेंगे, अपॉन में जीरो आ गया तो हम ये करने वाले हैं, तब हमारे पास जो पी आई होगा वो होगा एक्स टू पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू क्यू होगा। अब आर क्या है और ये कैसे आएगा, इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक बार तो क्वेश्चन ही नया करते हैं, है ना। इसकी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है जी। ये हम सेकंड ईयर के लिए पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में फर्स्ट ईयर का भी हिस्सा है और सेकंड ईयर का भी हिस्सा है ना। तो ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए यूजफुल रहेगा, और ये आपको बात कर रहे हैं हम एमएलएसयू जीटीयू की बात कर रहे हैं। आपको कंप्लीट कोर्स जो है आपको ऐप के थ्रू दिया जाएगा, है ना। तो अगर आपको कंप्लीट कोर्स परचेज करना है तो आप हमारी ऐप पर जाकर ऐप को इंस्टॉल करके हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल नहीं होगा, है ना। यहाँ पर हम आपको सिर्फ बेसिक सी जानकारी दे रहे हैं, है ना। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया है, सपोज मान लिया कि मैंने लिखा डी प्लस टू होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। मैंने लिखा, हाँ हमने लिखा, सॉरी, मैंने क्वेश्चन लिखा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 ऐसा लिखा,
y इज इक्वल्स ई टू पावर 2x लिखा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हम इसको दो तरीके से करेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो फॉर्मेट है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इन डी के साथ में आपके पास कांस्टेंट ही, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सीएफ और पीआई से आएगा। अब सीएफ आप निकालना सीख चुके हो। सीएफ आपके पास क्या आएगा, आप डी की जगह आप क्या रखते हो, एम रखते हो, है ना। और आपने डी की जगह एम रखा। ठीक है जी, y की जगह आपने 1 रखा और RHS को आप क्या करते हो, 0 करते हो। आप इसको सोल्व करते हो, ये क्या हो गया आपके पास, m प्लस 2 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ठीक है, m की आपके पास दो वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, -2 और -2 मिलेगी। यहाँ तक बात ठीक है। तो आपका जो सी है वो क्या हो जाएगा, दो इक्वेशन सेम है अपने पास, दो वैल्यू सेम आई है, तो क्या हो जाएगा c1 प्लस c2x हो जाएगा और पावर में क्या हो जाएगा, e टू पावर माइनस का 2x हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये तो आपका हो गया सी एफ। अब अपन बात करते हैं पीआई के लिए, है ना। तो हम बात करते हैं फॉर पीआई। पीआई निकालने का फॉर्मेट आपके पास सेट था, वो क्या था अपने पास, 1 अपॉन एफ डी इंटू में क्यू था, है ना। तो 1 अपॉन डी का फंक्शन जो हमारा क्वेश्चन है वही तो है। क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन आपने देखा कि सर क्वेश्चन है हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 4d अपॉन 4, वो आपने यहाँ लिखा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, ये आपने अपॉन में लिखा। अच्छा, इनटू में क्या हो जाएगा अपने पास, इनटू में हो जाएगा e टू पावर 2x। अब बात शुरू होती है पीआई की यहाँ पर, है ना। इतना तो आप सभी कर लेंगे, है ना। अब अपन बात करते हैं इसके फैक्टर्स करने के। फैक्टर हमने अभी जस्ट किए, है ना। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, d प्लस 2, ये हो जाएगा अपने पास d प्लस 2 का होल स्क्वायर और e टू पावर 2x। क्लियर? अब आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा होगा, सर ये फॉर्मेट है e की पावर ax और a की वैल्यू आपके पास कितनी है, a की वैल्यू आपके पास है 2। आपने रूल में क्या सीखा है, सिंपली आपने सीखा है कि सर हम d की जगह रखेंगे a और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, शर्त ये कि नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो हमारे पास हो जाएगा, हम d की जगह रखेंगे a और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 2, ऐसा हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो जाएगा, e टू पावर 2x हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन में e टू पावर 2x हो जाएगा, है ना। इतना आपने समझ में आएगा। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा बस 1 अपॉन 16 और ये हो जाएगा e टू पावर 2x हो गया, है ना। ये अपना क्या आ गया भैया, ये अपना आ गया पी आई। क्लियर है? तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, आपके पास सी एफ क्या आया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए नीचे कर देते हैं। सी एफ क्या आया था आपके पास, सी एफ आया था आपके पास C1 प्लस C2x। ठीक है, e टू पावर माइनस 2x, ये आपका सी एफ आया था, प्लस पी आई अपने पास कितना है, 1 अपॉन 16 ई टू पावर 2x। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको मिल गया। बात समझ में है आपको कि हम कैसे सोल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, आपने सीएफ देखा और आपने पीआई का एक रूल सीखा e की पावर ax। अब मैं उसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और कैसे लिखते हैं हम उसको देखते हैं, है ना। मैंने वापस एक नया क्वेश्चन डिजाइन किया और इसमें ये लिखा, क्या लिखा, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, ये लिखा अपन। ठीक है, और यहाँ कर दिया अपन ने y और बात कर लेते हैं इज इक्वल्स में e टू पावर माइनस 2x। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम क्या करें। ठीक है, अभी मैं CF की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, PI की बात कर रहा हूँ। PI में अपन क्या करेंगे, 1 अपॉन में करेंगे एफ डी इंटू में क्यू, जो राइट हैंड साइड में हम उसको लिखेंगे e टू पावर माइनस का 2x, ये लिखेंगे। बात क्लियर? अब अपने पास क्या हो जाएगा, मैंने कहा आपको इसके फैक्टर लिखने, आपने इसके फैक्टर अभी जस्ट लिखे, क्या लिखे आपने, डी प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा, है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा, e टू पावर माइनस का 2x। अब आप देखिएगा, अगर ये a की वैल्यू -2 आप यहाँ पे रखते हो,
रखा आपने टू, -2 आपने रखा, -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। अब अपॉन में 0 यहाँ पर आ रहा है ना, मतलब आपने क्या कहा कि सर डी की वैल्यू है हमारे पास ए है और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है -2 है। आपने जैसे ये वैल्यू रखी तो आपके पास जो एफ डी है, ठीक है, आपके पास जो एफ डी है वो कितना हो जाएगा 0, मतलब अपॉन वाला जो फंक्शन है वो हो जाएगा हमारे पास 0, लेकिन 0 होना नहीं चाहिए। अब जब नीचे वाला फंक्शन आपके पास 0 है तो मैंने आपको क्या सिखाया था, x टू पावर r सिखाया था। r क्या है, इसकी जो पावर है वो आपके पास r है ना, x टू पावर 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, है ना, यहाँ हो जाएगा e टू पावर माइनस का 2x, ये हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा पीआई हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो हमने क्या सीखा, e की पावर x का सीखा है। हम आगे वाले वीडियोस में हम cos x और sin x का भी सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया और समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।